मुकाम की ओर बढ़ रही है। अंतिम मुकाम के लिए इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आम चुनाव भी अब मुकाम तक पहुंचता जा रहा है। 5 चरण के चुनाव अब तक हो चुके हैं, मतलब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 2 चरण ही बचे हैं। अब इसके बीच में हम बातचीत कर रहे हैं। इस चुनाव के अंतर्गत एक बड़ा मुद्दा जो उभर कर आया वो हिंदू मुसलमान के संदर्भ में था। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आरोप लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर भी विपक्ष एक राय होकर आरोप लगा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता राम मंदिर का उल्लेख करते करते अब की बार वोट मथुरा के संदर्भ में या काशी के संदर्भ में देने की भी बात कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। वहीं दूसरी ओर आज जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ। एक समाचार पत्र से बातचीत के अंतर्गत जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मथुरा काशी हमारे एजेंडे में नहीं है। हमने विधिवत जून 1989 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें हमने ये संकल्प लिया था। हम अपने उस संकल्प पे कायम रहे और इसके तहत भव्य राम मंदिर बनकर भी सामने आया। लेकिन मथुरा काशी के संदर्भ में हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई संकल्प नहीं लिया गया। तो हमारा आज का विषय है अब की बार मथुरा काशी से इंकार। जब विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश में, ऐसे में जेपी नड्डा का यह कथन किस रूप में देखा जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी वो हमारे साथ में। हमारे साथ में खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जिसमें डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग हैं, वो तो लगातार मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। और इनके बीच तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से जानना चाहते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा जी के इस बयान का वो किस शब्दों में स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, इसे स्वागत योग्य मानते हैं। नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि भाई चुनाव तो चुनाव की दृष्टि से मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। हमने 10 साल जो काम किया उस पर हम बात कर रहे हैं। मोदी जी की और उम्मीद भरी निगाहों से देश देख रहा है और मथुरा काशी के संदर्भ में हमारा कोई एजेंडा नहीं है। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? बहुत प्रणाम आपको हिमांशु जी और सारे साथियों को जी। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं जी। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के दशानन की तरीके से 10 सर हैं जी, 10 विचार हैं, 10 आचार विचार व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी जब जब बात करती है, जगत प्रसाद जेपी नड्डा साहब चूंकि अब चुनाव खत्म होने की ओर है, 5वां चरण 428 सीटें हो चुकी हैं, अब उनके पास ये चीजें नहीं रह गई, तो वो बात कर रहे हैं कि साहब हमारे एजेंडे में नहीं है जी। अगर आपके एजेंडे में नहीं था तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी क्यों उसको लगातार कहते हैं, चाहे वो काशी के लिए हो चाहे वो मथुरा के लिए हो, क्यों वहां पर पिटीशंस डाल करके उनको एक्सेप्ट कराते, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लड़ रहे हैं जाकर के, जो चीज ऑलरेडी 1991 के वर्शिप एक्ट से खत्म हो चुकी कि अब कोई और नया पंगा नहीं स्टार्ट होगा। आप मुझे बताइए क्यों उस वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात चल रही है या खत्म कर दिया गया वो होगा अभी मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के क्या नाम जितने लोग बड़े बड़े हैं, मैं नाम एक से लेकर के A to Z आप अगर बता देंगे। ये बात तो मैंने खुद भी उल्लेखित की, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सैम पेत्रोदा जी ने कई बातें कही थी, तो आपकी पार्टी ने स्पष्ट किया ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा, ये पार्टी की राय नहीं है, ये पार्टी का अभिमत नहीं है। तो भाई नड्डा जी ने भी यही कहा, पार्टी के नेता हैं, अपनी अपनी शैली में भाषण देते हैं, पर जेपी नड्डा तो पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, जेपी नड्डा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 5वें चरण के मौके पर यह कहा और जिसमें उत्तर प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं। आज तो अयोध्या में भी वोटिंग हुई है सुरेंद्र जी। ऐसे समय पे उन्होंने ये कहा कि भाई मथुरा काशी हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। मथुरा में आज वोटिंग थी, काशी में अभी वोटिंग होनी है। तो सुरेंद्र जी की समझ क्या कह रही है? जेपी नड्डा जी का यह बयान
क्यों आया, इसका क्या प्रभाव होगा, इस दो पे कोई दृष्टि दीजिए ना सुरेंद्र जी। मैं आपसे फिर से वही बात कहता हूं कि आपने गलत व्यक्ति से तुलना कर दी। हमारे यहां सैम पित्रोदा मेरे ख्याल से 10 साल से हिंदुस्तान नहीं आए होंगे, अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया, हमने तो इस्तीफा दिलवा दिया। आप योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए, या जिन जिन लोगों ने भी ऐसी विवादित बातें करी हैं उनका सबका आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, ऐसी जिसने भी इन सब पर बात। बहुत बढ़िया, जो काम आपसे ना हो पाया वो हमारे से कराने की बात कर रहे हो सुरेंद्र राजपूत जी, इतना सरल मामला समझे हो क्या? बात है ना, आप मुझे ये बताओ ना, आप इस्तीफा दिलवा दो ना साहब, हम मान लेंगे। जो जैसे हमारे यहां पर बात आई, हमने सैम पित्रोदा का तुरंत इस्तीफा कराया, हमने कहा हमसे संबंध नहीं। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से खेमचंद शर्मा जी आपके पास रुक कर रहा हूं मैं। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा भाई हमारे यहां के नेता ने बोला, हमारी असहमति थी, परिणति उसके इस्तीफे के तौर पर हुई। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देखो उन्होंने कितने साफ तौर पर कहा है नहीं है एजेंडे में हमारे मथुरा काशी। और लेकिन आपकी पार्टी के तमाम ये बड़े नेता जो मुख्यमंत्री भी हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, तो सुरेंद्र राजपूत जी ये अपेक्षा कर रहे हैं खेमचंद जी कि अब इनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार से विपरीत बातें ये सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं। क्या कहते हैं खेमचंद जी, कौन गलत है कौन सही? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। हमारी पार्टी के एजेंडा में, मतलब हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो लीडरशिप डिसाइड करती है। हमारी मैनिफेस्टो में अयोध्या रोकूंगा खेमचंद जी, मैं माफी के साथ में, आपने ये कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसको दो मायने हैं, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात इस लायक ही नहीं होती है कि उस पर कोई बातचीत की जाए, या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत इतनी बड़ी है कि उस पर हिम्मत कैसे हो रही है आपकी कोई बात करने की। थोड़ा आप बता दो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी बात पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हम लोगों को पता चल जाएगा। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि इसमें कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले शब्द पे छोड़ दिया। मेरा कहने का मतलब था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा या मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं हम करते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है तो सोच समझ के कहा है और वो पार्टी की राय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्यकर्ता या हम ब्रजवासी या हम भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान कृष्ण के चाहने वाले, हम ये ना कहें कि जन्मभूमि के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है वो मस्जिद हट के वहां पे पूर्ण और एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ये भी कभी नहीं कहती कि मथुरा में मंदिर नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि काशी में मंदिर नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे में इसको नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी विकास पे कॉन्सेंट्रेशन करना चाहती है, गवर्नेंस पे कॉन्सेंट्रेशन करना चाहती है, लेकिन जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं या भगवान कृष्ण के जो प्रेमी हैं वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें जो सहयोग सरकार के द्वारा सकारात्मक करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार वहां पे सहयोग कर रही है, डायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं कर रही है लेकिन इनडायरेक्टली। हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, ये भी हमारी ऑफिशियल लाइन है। और जो लाखों लोग वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल हुई है, वर्षों से स्ट्रगल हुई है, हजारों लाखों लोग मारे गए, कई बार युद्ध हुए, कई बार वहां पे मंदिर के लिए संग्राम हुआ, पर ऐसा नहीं है कि वहां पे स्ट्रगल आज से ही है, स्ट्रगल लगातार है। अरे खेमचंद जी ये सब तो ठीक है, वो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने मंच से कहा इस बार आपका दिया हुआ वोट मथुरा में मंदिर निर्माण देने के लिए सिद्धहस्त है। राजकुमार जी आप क्या कहते हैं? जेपी नड्डा एक विचारवान राजनेता है, संयमित तरीके से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। वो एक अखबार से साक्षात्कार में इन विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि हाँ अयोध्या में राम मंदिर हमारे एजेंडे में था। कब था? 1989 में, वो इसका उल्लेख करते हैं, पर साथ ही बताते हैं कि अभी हमारी योजना विचार इन दोनों जगहों पर मंदिर के संदर्भ में नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। क्या कहते हैं आप? जब चुनाव चल रहे हैं, ध्रुवीकरण की कोशिशों के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसे में जेपी नड्डा का यह बयान। मानसू जी, जेपी नड्डा पटेल के समझदार नेता हैं और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी बात पर संदेह तो नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी बात की विश्वसनीयता को, जैसे आपने 3-4 नाम गिना दिए, योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा, हेमंत बिश्व शर्मा ने अभी दिल्ली में चुनाव सभा में कहा, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कह चुके हैं, और गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं बार बार कह, तो उनके अपने नेता कहीं न
नेता को कमजोर कर। मैं इस बात को एक नजरिए से देखता हूं कि जेपी नड्डा ने कहा कि 1989 में पालमपुर अधिवेशन में जी राम मंदिर को बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल किया गया जी और अभी जो संकल्प पत्र जारी हुआ था जी। लोकसभा चुनावों के लिए, उसमें काशी या मथुरा का मुद्दा नहीं है। जी तो तकनीकी रूप से वो सही है, जी लेकिन भाजपा के बड़े नेता, कोई सेन पटोला नहीं, कोई ओवरसीज इकाई का अध्यक्ष नहीं, जी बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विमर्श में या आंतरिक चुनावी ये तो भाजपा इन मुद्दों से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि 1980 से, अगर आप याद करें, संकल्प पत्र में भले ना हो, 1980 से भाजपा के एजेंडा पर मथुरा काशी तीनों रहे हैं, मथुरा काशी अयोध्या। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से और तकनीकी बयान है, इसको बहुत ज्यादा ये नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो इस चुनाव में हमने बार बार देखा, मुद्दों को लेकर बड़ा भ्रम है, और भ्रम नेताओं से मिलता है, मतदाताओं से नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं भाजपा अगर स्पष्ट है कि हमारा एजेंडा नहीं है और संकल्प पत्र में शामिल नहीं है तो एजेंडा नहीं है, तो अपने नेताओं को जरूर ये रोकना चाहिए कि इस तरह का बयान देने से वो संयम बरते। राजकुमार जी, थोड़ा मैं उलझन में हूं आपकी बात से। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं बतौर पत्रकार कि जब पूरे देश में माहौल ये बनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा कि देखो हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिखा दिया, और राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये नारा गली गली में गूंजते हुए आपने भी सुना होगा अतीत में। तब चुनाव के बीच में जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मथुरा काशी हमारे एजेंडे में नहीं। क्या ऐसी नौबत आ गई जिसके कारण से जेपी नड्डा जी को यह कहना पड़ रहा है? ये सवाल है, क्योंकि 4 चरण तक ये बात बड़ी मुखर तरीके से भाजपा के तमाम बड़े नेता, छोटे भाई नेता नहीं, बड़े नेता बोल रहे थे। तो इसलिए आपसे यह सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान के संदर्भ में जो उन पर आरोप लग रहे थे, तो चाहा यह स्पष्ट करना कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल उन विषयों पर स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं जिसमें विरोधियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की, मैं उसे सामने ला रहा हूं। तो क्या आप मानते हैं जेपी नड्डा प्रधानमंत्री की मदद कर रहे हैं? नहीं, मदद नहीं कर रहे। मुझे लगता है निश्चित रूप से, जैसे आपने कहा कि 4 चरण के मतदान में बार बार ये नैरेटिव, अपोजिशन ने आरोप के तौर पर कहा हो या अदरवाइज भी, ये बना के कहीं ना कहीं इस चुनाव को हिंदू मुसलमान में केंद्रित करने की, ध्रुवीकृत करने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस खतरे को समझा। जी, पता नहीं उसका लाभ राजनीतिक कितना हुआ नहीं हुआ, तो चुनाव परिणाम बताएंगे 4 दिन को, लेकिन उस खतरे को समझा कि उनकी जो इमेज है 10 साल की बनी बनाई, उस पर कहीं ना कहीं सवाल लग रहा है कि विकास के मुद्दे के बजाय सांप्रदायिक मुद्दे पर चुनाव लड़ा। तो प्रधानमंत्री ने 4 दिन पहले जो दिशा दिखाई, मेरे ख्याल से 15 मई की बात है जो इंटरव्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद 3 दिन बाद जेपी नड्डा जी ने उसी बात को और ठोस प्रमाण के साथ कहा कि 89 में हमने राम मंदिर को एजेंडा पे लिया था, मथुरा काशी हमारे एजेंडा में नहीं है। खेमचंद को हस्तक्षेप करना चाह रहे, खेमचंद जी उनकी बात सुनते हो, फिर सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। जी खेमचंद जी। देखिए, ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में मथुरा और काशी नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की भावना, हिंदुओं की भावना, ब्रजवासियों की भावना या काशी वासियों की भावना को रोकें, क्या हम मंदिर विरोधी? ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सेम पित्रोदा से हमारे माननीय अध्यक्ष आप नड्डा जी को कंपेयर ना करें, या फिर किसी और नेता को जैसे योगी जी को या फिर किसी दूसरे को कंपेयर ना करें। उन्होंने क्या कहा, हमारे साउथ इंडियन अफ्रीकन लगते हैं, हमारे नॉर्थ इंडियन यूरोपियन लगते हैं, या फिर हमारे जो वेस्ट इंडियन है वो अरब कंट्री से आए हुए हैं, या हमारे ईस्ट इंडियन है वो चाइनीज लगते हैं। उन्होंने गाली दी है जी। क्या हमारे नेताओं ने गाली दी? नहीं। उन्होंने हिंदुओं की भावना की बात की है, उन्होंने ब्रजवासियों की भावना की बात की है, उन्होंने काशीवासियों की भावना की बात की है। कहां से काशीवासियों की बात कर दी, कहां ब्रजवासियों की भावना की बात कर दी? भाई आप ही बता रहे हो, ब्रजवासियों की भावना है कि मथुरा में भव्य मंदिर बने जहां पर अभी मस्जिद, आप ही का कहना है ना, काशी में भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो जहां पर अभी मस्जिद दिखाई देती है। ये बात कहां गई नड्डा जी ने? खेमचंद जी हमें बता रहे हो, हमारे नेताजी ने वही बात कही, कहां गई वो बात? बताओ आप, नाराज नहीं हो आप इस बात से कि ब्रजवासियों का, काशीवासियों की भावनाओं के विपरीत बात कर दी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने?
कहाँ किए? हिमांशु भाई आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप मेरे को कंफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन अरे मैं कहां कंफ्यूज कर रहा हूं? बताओ ना, कहां कहा नड्डा जी ने कि भाई लोगों की भावना है, हम इस पर विचार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हां अयोध्या में बन चुका, अब काशी मथुरा में भी बनाएंगे। कहां कहा? बताइए आप, कहा क्या? अरे हर एक चीज की प्रायोरिटी होती है, हमारी प्रायोरिटी अभी विकास है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये बात आप मोहन यादव जी को क्यों नहीं बताते? ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा जी को क्यों नहीं बताते? और ये बात आप योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं बताते? सुरेंद्र राजपूत जी इसी बात पर तो नाराज हैं। आपको सुरेंद्र जी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक बात बताइए, योगी जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा में है, हमारे ये संकल्प पत्र में है? क्या हेमंत जी ने ऐसा कहा? नहीं कहा। उन्होंने जो हिंदुओं की भावना है, जो समाज की भावना है, उसको प्रदर्शित किया है। और समाज की भावना के कमाल कर दिया खेमचंद जी। डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे हैं इस बार वोट दे दो, मथुरा में मंदिर बन जाएगा। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो? और नड्डा जी ने उससे इंकार कर दिया। मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, नड्डा जी का यह बयान आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा कर रहा है? भाई आप तो बता रहे थे ये लोग ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अब जेपी नड्डा जी ने बताया अब तो सामाजिक समरसता के लिए चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो सुशासन देश में आया है, देश ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को गढ़ा है, देश तरक्की के जिस रास्ते पर चल नहीं रहा, सरपट दौड़ रहा है, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? आपके लिए कितनी दिक्कत हो गई सुरेंद्र जी आज? उनकी भैंस हम ससम्मान दिल्ली वापस करेंगे, गाजे बाजे के साथ वापस करेंगे। तो हमने बताया उनको कि भाई हमने कहीं इस तरीके की बात ही नहीं की है। लेकिन एक बात बताओ सुरेंद्र जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। वो आपने बताया कि वो नरेंद्र मोदी जी की समझ में घोषणा पत्र नहीं आ रहा है कांग्रेस का, उम्र हो गई है, तो हमने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर समझा लेंगे। अब मेरा आपसे सवाल यह है, 74 वर्षीय नरेंद्र मोदी जी को 82 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी समझाएंगे। अब आपने बताया उम्र हो गई है, तो अब मैं समझ नहीं पाया कि 74 साल में उम्र हो गई है का कटाक्ष करने वाले सुरेंद्र राजपूत जी समझाने के लिए 42 वर्षीय खड़गे जी को क्यों भेजना चाहते हैं? राहुल गांधी में भरोसा क्यों नहीं था कि राहुल गांधी समझा लेंगे? वो भी बात, वो भी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तो ओपनली कहा, भाई हिमांशु जी आपने कहा कि जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और कुछ मौजिस पत्रकारों ने लिखा कि साहब राहुल गांधी जी की और नरेंद्र मोदी जी की डिबेट होनी चाहिए, तो राहुल गांधी जी ने तो पत्र लिख करके उस डिबेट का स्वागत किया कि आप दिन, समय, तारीख, जगह, जी, सब्जेक्ट सब बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी को हाँ करा लीजिए, हम तैयार हैं, हम समझाने के लिए तैयार हैं। ऐसा थोड़ी कि राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा एक्सपीरियंस होल्डर के नाम पर, और उन्होंने भी कहा, श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा आज 9वां दिन हो गया है, हमने तो चिट्ठी लिख रखी है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार डिबेट से भाग रहे हैं, लगातार डिबेट से भाग रहे हैं और स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे हैं। अपने कैमरे, आपको तो खैर दिया भी नहीं इंटरव्यू, लेकिन अपने कैमरे पर इंटरव्यू देते हैं और उस कैमरे की सारी फीड को एडिट करके अब वो उसके बाद चैनलों को देते हैं। तो ऐसा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करूं तो सार्वजनिक जीवन से हट जाऊं, अगले दिन फिर से वही बात करने लगते हैं कि ज्यादा बच्चे, कम बच्चे, फलाने ढिमकाने, और कांग्रेस ने तो ये कहा था, कांग्रेस ने तो वो कहा था। इस बार असल बात इनका कुछ चल नहीं पा रहा, तो ये शांत पानी में कंकड़ कभी मोदी जी फेंकते हैं, कभी नड्डा जी फेंकते हैं। अभी एक बात और कह दी इन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं जी। इन्होंने कहा, नड्डा जी ने यह भी तो कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस वेस्ट जी। आप जाइए मार्गदर्शक मंडल में, पूरी आरएसएस जाए, पूरी आरएसएस को अडवाणी बना दिया इन लोगों ने जी। साफ साफ कहा उन्होंने कि आपको कितनी मदद मिल रही है सुरेंद्र राजपूत जी? तो नहीं आरएसएस की। मेरा सवाल है, आपको कितनी मदद मिल रही है उनके इन बयानों से? आपको देखिए, हम तो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हमें उनके बयानों हमें जाना ही नहीं है, हमें उनके बयानों पे जाना, हमारे पास अपने मुद्दे कम हैं। आप मुझे बताओ कि युवा जो अग्निवीर के नाम का मुद्दा कम है कि जहां 4 साल में बच्चे को रिटायर कर दिया जाएगा और 74 साल का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा जी।
जहां पर क्या नाम, एक बार कोई आदमी एमपी एमएलए बन जाएगा, जीवन भर पेंशन खाएगा, और मेरे देश का 17 साल का लड़का 21 साल में वापस आ जाएगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। लीक की समस्या कम है, महंगाई की समस्या कम है, चीन ने जो 4000 किलोमीटर का अतिक्रमण किया है वो समस्या कम है। अभी मेरा राजस्थान का जो अग्निवीर था वो शहीद हुआ, तंवर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसको ना कोई शहादत का वो मिला, ना कोई पेंशन मिली, और ना ही उसको गार्ड ऑफ ऑनर सलामी मिली। ये समस्याएं कम है हमारे यहां। मणिपुर से लेकर के, जिस तरीके से मणिपुर हो, संदेश खाली हो, दिल्ली हो, जिस तरीके से महिलाओं का अपमान अलग अलग तरीके से किया गया, कहीं नंगा करके किया गया और कहीं उनका वैचारिक रूप से बलात्कार किया गया संदेश खाली में जी। उनको पकड़ में आए, खाली कागजों पे दस्तखत करा करके उन लड़कियों से, हिमांशु भाई आप घर परिवार वाले हो, आप बताओ मेरे को, जिस मोहल्ले का मोहल्ला रेप हुआ ऐसा बताया गया उस मोहल्ले में, और वो बातें हैं झूठी, बाकायदा वो अधीर रंजन जी से बात हो गई ना आपकी, अधीर रंजन चौधरी जी से, वो बोल रहे हैं ना कि संदेश खाली की घटना झूठी है, कहीं गफलत तो नहीं हो जाएगी सुरेंद्र जी? भाई एक बात सुनो, आप कोई गफलत नहीं, बहुत साफ सी बात है। संदेश खाली का जो एरिया है, उस एरिया में जो झूठे रेप के आरोप है, मेरा आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर और पूरी भाजपा के ऊपर कि प्रधानमंत्री ये बताया अब उन बच्चियों की शादियां कैसे होंगी उस एरिया में जी, उस एरिया की बच्चियों की शादियां कैसे होंगी, क्योंकि हर आदमी को लगेगा ये तो रेप्ड वुमेन है जी। और सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने जो सवाल किया वो सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आप संदेश खाली की घटना पर सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि उसमें झूठे शपथ पत्र भरवाए, मैंने केवल सवाल इतना पूछा आपसे कि लोकसभा में आपके दल के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका नाम है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बंगाल कांग्रेस कमेटी के, उनसे बात हो गई ना? वो बोल रहे हैं ना ये कि संदेश खाली की घटना सच नहीं है, वहां पे आरोप झूठे हैं, इसमें आप सुनिश्चित है ना? क्योंकि मैं आपको अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनवाऊंगा जिसमें वो बोल रहे हैं संदेश खाली की घटना ममता सरकार की विफलता है, टीएमसी के गुंडों की हरकत है। बिल्कुल है। जब सुनिए, जब ये घटना आई सबके संज्ञान में आई, पूरा देश स्तब्ध था जी। लेकिन जब से फिर वो जो वीडियो आए हैं, जो क्या नाम, वो चोरी वो वाले वीडियो आए हैं, उसके बाद ये जब सामने आया कि नहीं साहब वहां पर नहीं हुआ जी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं जी, आपकी एनडीटीवी की रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मेरी तो ये रिपोर्ट है। कुल मिला के सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि जबरदस्ती लहरें पैदा करने की कोशिश में ये नेता लगे हुए हैं। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? खेमचंद जी बड़े संकट में आ गए आप आज, किस विषय पर बैठ गए ना? बताओ, आप तो झांकी बताते थे अयोध्या को, मथुरा काशी बाकी बताते, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कुछ नहीं झांकी वाकी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा वो सही कहा, और जो हिंदुओं की भावना है वो भी अपनी जगह सही है। हम हिंदुओं की बात क्यों नहीं सुन रहे आप? आप तो सबसे बड़े पैरोकार हो हिंदुओं के हितों के, हिंदुओं के जन भावनाओं के, हिंदुओं के मन की आकांक्षाओं के, उसको इतना अनसुना क्यों कर दिया भाई? हिमांशु भाई, अध्यक्ष जी ने ये भी बोला है जब उचित समय आएगा, जब ये चीज हमारे सामने आएगी तो हम इस पर विचार करेंगे और इस पर काम करेंगे। तो भैया एक मिनट रुको भैया, कब उचित समय आएगा? कितना समय? वो 500 साल इंतजार किया राम जी ने, ये कृष्ण जी के हिस्से में कितने साल का इंतजार है? ये काशी विश्वनाथ जी के भोले बाबा को कितना और इंतजार करना है? 10 साल से तो ज्यादा है नरेंद्र मोदी जी, और कितना इंतजार कराना चाहते हो भाई? भारत पे है तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब समय आएगा तो आपको उसके बारे में बताएंगे। अरे कब आएगा समय? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जैसे हमने राम मंदिर की डेट बताई, मंदिर बना के दिखाया, वैसे ही उसका भी समय आएगा। और लेकिन समय का इंतजार करिए। अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है और शर्म भी महसूस होती है किस तरीके से हल्की बातें कर रहे हैं कि संदेश खाली में जितने भी केस हुए हैं वो सब के सब फेक हैं जी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। पर आना चाहता हूं राजकुमार जी, ये बयान अनायास नहीं है, ये स्टेटमेंट
अवसर आया, जेपी नड्डा अगर 4 चरण की वोटिंग के बाद और 5वें चरण के वोटिंग की पूर्व संध्या पर ये बयान दे रहे हैं कि मथुरा में नहीं, तो इसके कुछ निहितार्थ। राजकुमार जी, मेरी आखिरी टिप्पणी आपसे पे, क्या लगता है क्या गहरे निहितार्थ हैं? मथुरा में जब वोटिंग हो चुकी है लेकिन काशी में अभी वोटिंग बाकी है, ऐसे समय में तो बयान के मायने नहीं है, सोच समझ के दिया गया है। और चुनाव में जो संकेत मिल रहे हैं, चुनाव के चरणों के हिसाब से जो रणनीति है उसके तहत बयान, जैसा मैंने कहा, तकनीकी रूप से अपनी जगह सही है, संकल्प में नहीं है, लेकिन संकल्प पत्र में न होने के बावजूद हेमंत बोल रहे हैं, मोहन यादव बोल रहे हैं, वो शायद इसलिए अब बाकी के 2 चरणों में या जो है 5 है, 3 सीटों पर मतदान होना है, वहां शायद वो कुछ अलग तरह का हो रहा था, इस तरह के वो ना हो, कोई ध्रुवीकरण दूसरी तरफ ना हो जाए, उससे बचने की कोशिश हो सकती है। और मोटे तौर पर तो चुनाव हुई, अगर लोकतंत्र इसे देखें, व्यापक लोकतंत्र की छवि की दृष्टि से देखें, तो बाकी प्रवक्ता भी पर ही दोनों तरफ है। तो मेरा ये सवाल है राजकुमार जी, क्या ये मुद्दा नहीं है भाई? अयोध्या को अगर आपने एक योजना के तहत 1989 में अपने एजेंडे में शामिल किया राजनीतिक, तो मथुरा काशी को शामिल करने से ऐतराज, गुलामी के प्रतीक के तौर पर आप इनको भी बताते हैं, इनको भी आप आक्रांतों के द्वारा ध्वस्त बताते हैं, हिंदुओं की जन भावनाओं के आधार स्तंभ के तौर पर इन दोनों स्थानों को भी बताते हैं। जब राम जी को उनकी जगह मिल गई, भैया कृष्ण जी और शंकर जी क्या गलती कर रखी है, उनको जगह क्यों नहीं मिलती? भाजपा इसकी चिंता क्यों नहीं कर रही? क्यों नड्डा जी नहीं बोले कि इन जन भावनाओं को हम महसूस करते हैं, आने वाले समय पर इस पर विचार करेंगे, शामिल करेंगे? क्यों नहीं कहा? वही तर्क योगी आदित्यनाथ ने फरवरी में यूपी विधानसभा में भाषण देते हुए दी जी। उसके बाद संघों ने भी ये जरूर कहा कि हमारी एजेंडा में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा रहे जी। और उसका वही भाजपा कह रहे थे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा अभी नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन क्या जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया यह इंकार भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं में कोई असर तो नहीं डालता, या भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को और बेहतर कर देगा? कुल मिला के ये मसला महत्वपूर्ण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीती नीति में मथुरा काशी में मंदिर का एजेंडा दिखाई देता है, और जेपी नड्डा इस बात से इंकार करते हैं कि हमारे अभी तक योजना में यह मुद्दा शामिल नहीं है। आने वाले समय में यह मुद्दा कब शामिल निगाह बनाए रखें। ये आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, याद का तो मुझे दिया, कल फिर नए विषय के साथ, तब तक के सादा प्रणाम।